सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। विक्की जी मंत्र जाप करो, फिर आज का शुभारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ संध्या, सभी को सादर नमस्कार जी। गुरु जी कक्षा में है, मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि कक्षा का शुभारंभ करें। धन्यवाद। सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। ये हमारी साप्ताहिक कक्षा का आज 9वां प्रयास है हमारी टीम का, और हमारी टीम के जो सभी वैद्यगण हैं इनका प्रयास है कि हर एक व्यक्ति जीना सीखे जी, स्वस्थ रूप से जीना सीखे, बीमारियों से दूर रहें। अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इन सब के खर्चों से, किसी भी तरह के खर्चे से दूर रहना है, तो आरंभ की जो 10 कक्षाएं हैं उसमें हमारा प्रयास है कि हम ऐसे नियम, 10 जरूरी नियम जो भोजन से जुड़े हैं उनको आप लोगों को बताएंगे और फिर आगे हम बीमारियों की तरफ जाएंगे जी। क्योंकि जो भोजन है वो पेट में जाके 2 ही काम करता है जी, या पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता। पचता है तो वो शरीर में लगता है और सड़ता है तो वो बीमारियां पैदा करता है। तो हमें स्वस्थ रहना है या बीमारियों से बाहर निकलना है या कभी बीमार ही नहीं होना, और जो बीमार चल रहे हैं बीमारियों से बाहर निकलना है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाइयों के झंझटों से बाहर निकलना है, तो पहली जरूरत है कि शरीर की जो पहली जरूरत भोजन है वो पेट में जाके पचना शुरू हो जी। क्योंकि जब वो शरीर में जाके पचेगा तो शरीर की 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातुएं अच्छे से बनेगी जी, शरीर अच्छा होगा। अगर भोजन सड़ेगा तो बीमारियां आएगी, और वो बीमारियां तब तक ठीक नहीं होगी जब तक भोजन ठीक नहीं होगा जी। तो किस तरह का भोजन अंदर जाके पचता है, किस तरह का भोजन बीमारियां पैदा करता है, इसके ऊपर 8 साप्ताहिक हमारी जो कक्षाएं हैं वो हो चुकी है। तो उसमें 8 नियम हम पढ़ चुके हैं जी, कि किस तरह का भोजन शरीर में जाके पचता है और वो शरीर में लगता है, किस तरह का भोजन शरीर में जाके सड़ता है या वो पचता नहीं है और बीमारियां पैदा करता है। तो इस कड़ी में सबसे पहला नियम था कि भोजन शुद्ध हो। शुद्ध भोजन से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। शुद्ध भोजन यानी कि भोजन खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया, ये जो कीटनाशक है इन सब से मुक्त हो, प्राकृतिक जैविक भोजन हो, उससे ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। तो अपनी इस कक्षा में और ग्रुप में बहुत सारे साथी हैं जो जैविक अपना रहे हैं, ताकि अपनी जमीन बचेगी तो ही आने वाली पीढ़ी बचेगी जी। जमीन को ही बंजर बना देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंजर होनी ही है जी। और जैसे जैसे जमीन बंजर हो रही है तो इंसान भी बंजर हो ही रहा है जी। आप देखो, पहले कोई इतना हरित क्रांति से पहले, भ्रमित क्रांति से पहले देखो कितना अच्छा खान पान था और उसमें इंसान कितनी संतानें पैदा कर रहा था जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो उनके माता पिता की 9वीं संतान थे जी। तो शुद्ध भोजन से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। अब शुद्ध भोजन पहला प्रयास करें कि हम अपना खुद का करें। जब तक संभव नहीं है तो जो भरोसेमंद किसान है, भरोसेमंद जगह से मिल रहा है तो वहां से लें। अगर बीमारियों से बाहर निकलना है और स्वस्थ रहना है, अपने जीवन की पूंजी का बड़ा हिस्सा बचाना है तो। दूसरा नियम था कि जैविक तो बहुत सारे साथी कर रहे हैं,
कि हम जैविक तो कर रहे हैं लेकिन बनाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। बनाने में अगर उगाया जैविक है, बना दिया कुकर में, तो फिर वो क्या है, वो सारा जो जैविक है उसकी पोषकता नष्ट हो जाती है जी। क्योंकि भोजन खुले बर्तन में पकना चाहिए, ये हमने दूसरा नियम पढ़ा था जी। शुद्ध भोजन है, ठीक बर्तन में बना है, तो टाइमली उसको खाना है जी। टाइमली यानी अग्नि के समय पे, ये नहीं कचरे के डिब्बे की तरह कभी भी उसको डाल लें जी। जो अग्नि का समय है उस पे खाना है, उसको हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और भोजन पचाने के लिए खाना है जी, चौथा नियम। पांचवा नियम था कि भोजन आपका शुद्ध है, ठीक बर्तन में बना है, टाइम पे खाया गया है, पचाने के लिए खाया गया है, पेट में चला गया है, तो उसके साथ में पानी, चाय, लस्सी, दूध, सलाद, इस तरह की चीजें नहीं लेनी है जी, क्योंकि इनसे भोजन सड़ता है। पांचवा नियम। फिर छठा नियम हमने पढ़ा था कि भोजन बार बार गर्म ना करें जी। भोजन को बार बार गर्म ना करें। एक बार भोजन पकाया फिर वो ठंडा हो गया तो उसी को बार बार गर्म करके ना खाएं, उससे पोषकता नष्ट हो जाती है और वो विष का रूप ले लेता है जी। फिर सातवां नियम था कि भोजन गर्मा गर्म खा लेना है ठंडा होने से पहले, क्योंकि जैसे जैसे भोजन ठंडा होगा तो वो पचने में भारी होता चला जाएगा, वो अग्नि को मंद करेगा। तो आयुर्वेद में श्लोक आता है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ, सभी बीमारियां अग्नि मंद होने से होती है। आठवां नियम था कि भाई हमारा भोजन शुद्ध भी है, ठीक बर्तन में भी बनाया गया है, अग्नि के समय पे भी खाया गया है, पचाने के लिए भी खाया गया है, गर्मा गर्म भी खाया गया है, बार बार गर्म भी नहीं किया गया है। लेकिन अगर बनाते समय ये सब कुछ अच्छा है, एक नियम की हमने गलती कर दी जो पिछली बार पढ़ा था, तो पूरी सारी मेहनत बेकार जी। वो ये था कि जो भोजन जब बनता है, आपकी दाल सब्जी, तो उसमें रुचि के लिए यानी टेस्ट पैदा करने के लिए नमक डलता है जी। वो ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, वो खाने को रुचिकर बनाता है। और हर रुचिकर चीज हमारी जो पेट की अग्नि है उसको अच्छा रखती है, उसकी ताकत कम लेती है, भोजन जल्दी से पचता है। पचने की प्रोसेस हमने देखी थी, मजेदार रुचिकर अच्छी चीज है तो मुंह से ही लार बनना शुरू हो जाती है, पाचक रस यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। तो नमक कौन सा डले बनते समय, वो हमने पढ़ा, केवल सिंधा नमक ही होना चाहिए। आज इतना ज्यादा आयोडीन नमक का प्रचार किया गया है बेचने के लिए कि लगभग 80% लोग हैं आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों खतरनाक है, क्यों उससे बचना चाहिए, कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा जी। तो भोजन शुद्ध, ठीक बर्तन में बना, टाइम पे खाया गया, पचाने के लिए खाया गया, गर्मा गर्म खाया गया, बनते समय उसमें नमक भी सेंधा डाल लिया, तो यहां तक सब ठीक है। अगर एक और नियम है जो इन 8 नियमों को पूरा कर रहा है, आज का जो 9वां नियम है, अगर इसका हम पालन नहीं करते हैं तो पीछे वाले जो 8 के 8 नियम है वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि क्लास के आरंभ में मंजीत जी ने बताया कि ऑर्गेनिक तो काफी टाइम से कर रहे हैं लेकिन बना रहे थे कुकर में, तो वो ऑर्गेनिक कोई लाभ देने वाला नहीं था जी। फिर एक टाइम खाना बना लिया, उसी को बार बार करके गर्म करके खा रहे थे, तो ऑर्गेनिक तो कर रहे थे लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था जी। तो आज का जो 9वां नियम है वो ये है कि जब हमारी दाल सब्जी बनती है तो उसमें हम लगाते हैं छौंक। छौंक यानी कि तड़का। उसमें क्या डालते हैं जी, सबसे पहले हम मिट्टी के कुल्हड़ में या जिस भी बर्तन में खाना पका रहे हैं तो तेल डालते हैं, वो पकने लगता है तो फिर उसमें हम जीरा, धनिया, ऋतु के अनुसार अजवाइन, हींग, फिर लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सब चीजें डालते हैं। अब अगर तेल हमारा अच्छा नहीं है, क्वालिटी का नहीं है, भले ही हमने ऑर्गेनिक उगाया है या हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक जैविक,
ठीक बर्तन में भी बना रहे हैं, समय पे भी बना रहे हैं, गर्मा गर्म भी खा रहे हैं, पचाने के लिए भी खा रहे हैं, नमक भी ठीक डाला है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो तेल डलता है वो कौन सा डलता है जी। अगर इतना सब हमने ठीक किया है और तेल ले आए हम मार्केट वाला, मार्केट में क्या जो तेल आता है उसकी क्वालिटी क्या है जी। आप लोगों को ग्रुप में एक फोटो भेजी है, इसमें बाकी आप लोगों को पता भी होगा कि जितने भी मार्केट में तेल बिकते हैं जी, जितने भी ब्रांड के तेल बिकते हैं उनमें लगभग 40 से 60% पाम ऑयल मिलाने की अनुमति है जी। पाम ऑयल क्या है, एक तरह से वो कचरा है जी। वो क्या करेगा, आपका भोजन शुद्ध है, ठीक बर्तन में बनाया गया है, टाइम पे खाया गया है, पचाने के लिए खा रहे हैं, नमक ठीक डला है, गर्मा गर्म खा रहे हैं, लेकिन बनते समय अगर मार्केट वाला तेल उसमें डाल दिया तो क्या होगा जी। तेल क्यों डाल रहे हैं हम, जब हम उसमें छौंक लगा रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो उससे दो काम होते हैं जी। एक तो कि जो भोजन है वो सुपाच्य हो जाता है छौंक लगने से, उसकी जो गुरुता है, उसमें जो अरुचि है वो दूर हो जाती है और भोजन संस्कारित हो जाता है जी। अब तेल कौन सा हो, मार्केट वाले जितने भी तेल है उसकी सच्चाई क्या है, उनमें 40 से 60% लगभग पाम ऑयल डलता है। अब तेल की जरूरत क्यों है जी, यानी कि चिकनाई की जरूरत क्यों है, क्या बिना ही तड़का लगाए छौंक लगाए हम खाना पकाएं, क्या उसी को खाएं। अगर वैसे को खाएंगे तो वो संस्कारित नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो वो पचने में भारी रहेगा और रुचिकर भी नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे भूख को खत्म करता चला जाएगा, यानी कि अग्निमंद करेगा। तो आयुर्वेद बोलता है, यहाँ जब हमने ये कुकर वाला नियम पढ़ा था कि कुकर में नहीं बनाना है, हमने पढ़ा था कि भाई प्रकृति ने हमें 3 तरह की चीजें दी है। एक तो ऐसे फल जो पका के दिए उसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं, एक ऐसे जैसे सलाद जैसी चीजें हैं उसको हम कच्चे रूप में भी खा सकते हैं, फिर दालें हैं, कुछ अन्न दालें हैं, छोले हैं, चने हैं, इस तरह की चीजें, चावल है, ये क्या है, इनको हम कच्चे रूप में नहीं खा सकते, तो इनको पचने योग्य बनाने के लिए इनको पकाना पड़ता है जी, संस्कारित करना पड़ता है। जब इनको पकाते हैं तभी ये पचते हैं और अपनी पूरी पोषकता देते हैं जी। तो इनको पकाना खुले बर्तन में था ताकि उनकी पोषकता नष्ट ना हो। तो छौंक क्यों लगाते हैं जी, छौंक लगाते हैं खाने को संस्कारित बनाने के लिए जी। संस्कारित खाना जल्दी पचता है, अग्नि का समय कम लेता है और वो भारी नहीं रहता, सुपाच्य हो जाता है जी, इसलिए छौंक लगाते हैं। तो छौंक में तेल और नमक का बहुत अहम रोल है, क्योंकि नमक उसमें रुचि पैदा करता है, वो हमने पिछली कक्षा में देखा कौन सा हो, और तेल अब कौन सा हो, तो मार्केट वाला तेल से बचो जी। तेल कौन सा, कोशिश करो खुद का निकलवाने की। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी साथी जैविक कर रहे हैं उनसे आप तेल लो और उसका इस्तेमाल करो जी। शुद्ध तेल अपना या भरोसेमंद किसान या भरोसेमंद जगह से लिया हुआ जी। तेल का या घी का हम छौंक लगाते हैं तो उसकी जरूरत क्या है जी, क्या बिना उसके भी काम चल सकता है। तो हमने देखा जो खाना संस्कारित नहीं होगा तो वो जल्दी नहीं पचेगा जी, वो धीरे धीरे अग्निमंद करेगा समय के साथ। तो छौंक लगाने से, तड़का लगाने से खाना संस्कारित हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पचता है। तो तेल कौन सा हो, जो खुद का निकलवाया हुआ या भरोसेमंद किसान या जगह से लिया गया जी। मार्केट वाले में जो ये आपको ग्रुप में फोटो भेजी है, हमारे यहाँ पे जैसे अब तिल का तेल है, पहले तो आप देखेंगे कि जब बाजरा इस तरह की फसल होती थी खासकर उत्तर भारत में, अब तो यहाँ भी धान की पैदावार अधिक होने लग गई है, पानी की व्यवस्था अधिक हो गई है जी। तो लोग उस समय तो तिल बाजरे के साथ ही उगा लेते थे जी। तो इसमें लिखा है कि हमारे यहाँ तिलहन का जो उत्पादन है वो घट गया है, सरकार बाहर से पाम ऑयल अधिक इंपोर्ट कर रही है, फिर उसको 40 से 60% मिलाने की अनुमति है, तो वो एक तरह से कचरा लोग खा रहे हैं जी। तेल की जरूरत क्या है, चिकनाई की जरूरत क्या है जी,
हमने पढ़ा कि भोजन पचने पे रस बनता है, रस से खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है। मेद क्या है? पूरे शरीर की चिकनाई। अब ये मेद धातु क्या करती है? ये हर एक ऑर्गन को एक लेयर प्रोवाइड करवाती है जी, ताकि किसी भी चीज का इफेक्ट डायरेक्ट ऑर्गन पे ना पड़े। और ये जो मेद धातु है, ये अंदर की शुद्ध चिकनाई ये शरीर को फ्लेक्सिबल रखती है जी, नहीं तो शरीर सूखी लकड़ी की तरह टूट जाएगा। तो ये अंदर की चिकनाई अच्छी हो, इसलिए बाहर से शुद्ध चिकनाई लेना जरूरी है, वो तेल और घी के रूप में जी। तो तेल कौन सा हो? शुद्ध हो जी। मार्केट के तेल पे अगर हम निर्भर रहेंगे तो बीमारियां, डॉक्टर, दवाइयां, हॉस्पिटल, इनके खर्चे चलते रहेंगे जी। अगर तेल शुद्ध नहीं है तो अंदर की चिकनाई बिगड़ेगी, तो कोई भी ऑर्गन जल्दी डैमेज हो सकता है अगर हमारा दूध, घी और तेल शुद्ध नहीं है जी, कोई भी ऑर्गन। और जब अंदर चिकनाई अगर हम क्वालिटी की नहीं डालने हैं, अंदर की चिकनाई खत्म होगी तो शरीर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, जल्दी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कट कट की आवाज आना। तो बाहर से शुद्ध चिकनाई लेना इसलिए जरूरी है ताकि अंदर की चिकनाई अच्छी रहे जी। अब चिकनाई आज लोग तेल के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? या तो नकली ये मार्केट में बिकने वाले जैसे डालडा, वनस्पति, या फिर जो भी नकली तेल ये पाम ऑयल युक्त मिल रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारा भोजन शुद्ध है, ठीक बर्तन में बनाया गया है, टाइमली खाया गया है, गर्मा गर्म खाया गया है, पचाने के लिए खाया गया है, लेकिन नमक भी उसमें ठीक डाला है, लेकिन अगर तेल हमने या चिकनाई जिसका छोंक लगाएंगे वो नकली डाल दी तो पहले वाले 8 चरण हमारे बेकार हो जाएंगे जी। तो चिकनाई विशेष रूप से ये नहीं कि बस कुछ भी खा रहे हैं जी, जो तेल है वो क्वालिटी का होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के अंदर जो रक्त धातु है, रक्त है, ब्लड है, वो सिर से लेके और पांव तक हर एक सेल, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन जीवित क्यों है? क्योंकि ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है। वो कब फ्लो कर रहा है? जब अंदर रक्त वाहिनियां अच्छी है। अगर बाहर से खराब चिकनाई खाएंगे तो वो ब्लॉकेज होकर बीमारी ही करेगा जी। तो नमक, तेल, घी, दूध, इनसे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इनकी क्वालिटी बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जो हमने 8 नियम पढ़े हैं जी। तो हमारा जैविक करने का कोई फायदा नहीं बचेगा अगर ये क्वालिटी बिगड़ गई है जी। तो पहला, तेल की जरूरत क्यों? क्योंकि खाने को संस्कारित बनाने के लिए, अंदर की चिकनाई अच्छी हो, जो छौंक और तड़का लगता है उसकी जरूरत क्यों? तो वो मार्केट वाला नकली नहीं लेना है जिसका हमने चर्चा करी है। तो वो कौन सा हो वो हमने चर्चा कर ली है कि खुद का निकलवाया हुआ या भरोसेमंद किसान या जगह से लिया हुआ जी। अब बात आती है तेल में भी कौन सा तेल खाएं जी। हमारे यहाँ क्या गलती करते हैं कि 12 महीने सरसों का तेल में ही छोंक लगाते हैं जी। 12 महीने आप घी में तो छोंक लगा सकते हैं गाय के, लेकिन सरसों में के तेल में छोंक नहीं लगा सकते जी 12 महीने। हम 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते जी, अगर पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो तेल कौन सा हो जी छोंक लगाने के लिए, या घी ले तो कौन सा हो और क्यों जी? तो जो तेल है उसके लिए भी सीजन बताया गया है। हम क्या करते हैं जी, गर्मियों का सीजन आता है तो हम नारियल पानी पीते हैं, नारियल खाते हैं, हम गन्ने का जूस या इस तरह की चीजें लेते हैं। सर्दियों का टाइम आता है तो हम उस समय तो नहीं नारियल पानी पीते हैं या नारियल खाते हैं। सर्दियों में जो चीजें हैं हम इस समय मूंगफली खाते हैं या मूंगफली से बने पकवान खाते हैं। तो तेल कौन सा इस्तेमाल हो? सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार जी। ऋतु क्या कहती है? सरसों का तेल खासकर 12 महीने लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, वो 2 महीने वसंत ऋतु के और वर्षा ऋतु के केवल उन दिनों में
बारिश के दिनों में केवल उन दिनों में जिस समय बादल छाए हुए हो, ठंडी हवा हो, बारिश हो रही हो, उस समय केवल कुल मिला के साल में 3 महीने सरसों का तेल खाया जा सकता है जी। अगर हम पूरी साल सरसों के ही तेल का छौंक लगा रहे हैं और हम जैविक उगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जैविक का पूरा लाभ नहीं ले रहे हैं जी। जैविक तो उगा रहे हैं, उसको अच्छे बर्तन में बना रहे हैं, टाइमली भी बना रहे हैं, गर्मा गर्म भी खा रहे हैं, लेकिन अगर 12 महीने सरसों के तेल का छौंक लगा रहे हैं तो वो बात केवल 12 महीने की नहीं बची, वो फिर सालों साल चलती है जी। तो सरसों का तेल केवल 2 महीने विशेष रूप से जो ये आजकल का समय चल रहा है जी, इस समय मौसम परिवर्तन की तरफ है, ठंड से हम गर्मी की तरफ अब जाने वाले हैं जी। तो इन 2 महीनों को वसंत ऋतु बोलते हैं जी। फरवरी और मार्च, कई बार ये टाइम होता है फरवरी के मध्य से अप्रैल मध्य तक, तो ये 2 महीने ठंड जाने से पहले और जेठ आषाढ़ आने से पहले के जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में सरसों का तेल खाने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है इस समय कफ प्रकोप का समय है जी। कफ इस समय शरीर में बिगड़ता है जी। जैसे सर्दियों में पहाड़ों में बर्फ जमा होती है, तो हमारे शरीर में भी अगर सर्दियों में ठंडा चिकना खाते हैं तो कफ जमा होता है। फिर जैसे अब गर्मी बढ़ने लगेगी तो पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी तो हमारे शरीर का कफ भी पिघलेगा जी। वो जो कफ जमा हुआ था तो फिर वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और ये लंबे चलते हैं जी। खांसी हो जाती है तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लेती है, इतने में रोगी परेशान हो जाता है कि खांसी तो हुई थी, जुकाम ही तो हुआ था, इतना लंबा क्यों चल गया जी, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो ये ऋतु का प्रभाव है जी। तो इन 2 महीनों में कफ अत्यधिक बढ़ता है। कफ अत्यधिक बढ़ता है तो यहाँ पे ऐसा तेल खाना है जो कफ को ठीक करता है, तो वो है जी सरसों का तेल। इन 2 महीनों के लिए। इन 2 महीनों के बाद फिर समय आता है गर्मियों का जी। जेठ आषाढ़ के 2 महीने आएंगे वसंत ऋतु के बाद। उन 2 महीनों में छौंक लगाने के लिए बोला है कि या तो आप देसी गाय के घी का छौंक लगाओ या आप नारियल के तेल का छौंक लगाओ। ऐसा क्यों जी? क्योंकि ये दोनों ही ठंडे होते हैं और जेठ आषाढ़ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों के दिनों में ठंडी चीज ही ली जाती है जी। उस समय क्या है, खूब नारियल आते हैं, नारियल पानी पीते हैं ठंड से गर्मी से बचने के लिए, तो उस समय ठंडी ही जी। तो गाय का घी का छौंक लगाएं उस समय या नारियल का तेल। अब हम उगा तो जैविक रहे हैं, ठीक बर्तन में भी बना रहे हैं, टाइमली भी खा रहे हैं, नमक भी ठीक है, इतना सारा ठीक है, लेकिन अगर 12 महीने सरसों का ही लगाते रहेंगे, ऋतु को ही नहीं समझेंगे तो भी गड़बड़ जी। जैविक क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि हमें समाज से अलग लेवल की एक समझ है। पूरा समाज तो पैदावार बढ़ाने के नाम पे खूब जहर डाल रहा है, वही बच्चों को खिला रहा है। तो हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमें एक अलग तरह की समझ है, हमारा एक अलग प्रयास है कि हमने अपनी जमीन बचाते हुए आगे पीढ़ी बचानी है। वो लोग केवल पैसा और पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। तो हमें ऋतु के अनुसार चलना पड़ेगा, सीजन के अनुसार चलना पड़ेगा, अगर उस जैविक का पूरा लाभ लेना है तो सरसों का तेल उन दिनों में क्यों नहीं लेना है जी? क्योंकि सरसों के तेल की कुछ गुण है, प्रॉपर्टी है, उसको ग्रुप में डालेंगे, पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। एक मोटी सी बात अगर बताएं तो जो सरसों का तेल है वो शुक्र धातु को कमजोर बनाने वाला है, शुक्र धातु का नाश करने वाला है जी, शुक्राणुओं को कमजोर करने वाला है। यानी कि भोजन पचने से जी रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, और फिर बनता है शुक्र। शुक्र जिससे गर्भ ठहरता है, बच्चे पैदा होते हैं। जितना अच्छा शुक्र होगा उतनी आगे संतान अच्छी होगी। हम तेल खा रहे हैं ऐसा जो शुक्र को कमजोर करेगा, उसका नाश करेगा, शुक्राणुओं का नाश करता है, उनको कमजोर बनाता है। तो ऐसा तेल खाएंगे तो जैविक करने का कोई फायदा नहीं है जी, आगे पीढ़ियां कमजोर होगी जी।
तो उन 2 महीनों में, जेठ आषाढ़ के महीनों में, नारियल, गाय का घी या नारियल का तेल। अब कुछ साथी बोल देते हैं गाय का घी बहुत महंगा है, तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कुछ साथी बोलते हैं कि नारियल का तेल तो आज पहली बार आपसे सुना है, उसका भी छौंक लगता है कि अभी तक कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। हमारे पास लकड़ी की कच्ची घानी कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ प्योर नारियल का तेल होता है। जब छौंक लगता है तो पड़ोसियों तक महक जाती है जी। पता नहीं चलता कि देसी घी में छौंक लगाया है कि नारियल में लगा है, इतना अच्छा है जी। आप अपने लेवल पे निकाल लो, इस्तेमाल करो, आप क्वालिटी देखना जी। और गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडक मिलेगी, मन को भी, दिमाग को भी, शरीर को भी, और मजा आएगा और स्वस्थ रहोगे जी। बेस्ट है गाय का घी, दूसरा ऑप्शन है नारियल का तेल जी। केवल 2 महीनों में, जेठ आषाढ़ के। फिर आगे आती है बारिश, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, बारिश के दिनों में 2 तरह का मौसम होता है जी। एक दिन तो हो सकता है कड़ाके की धूप निकल रही हो, तो उस समय गाय का घी या नारियल का तेल का ही छौंक लगाना है। एक दिन हो सकता है कि बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उस समय सरसों का तेल खाना है, उससे ही बने पकवान खाने हैं, जो गुलगुले आदि या जो भी पकवान इस तरह के तेल में बनाए जाते हैं। बारिश के दिनों में सरसों के तेल के पकवान केवल उन्हीं दिनों में जिस दिन बारिश हो, बादल छाए हुए हो, ठंडी हवा चल रही हो। बाकी जिस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही है बारिश के दिनों में भी, उस समय गाय का घी या नारियल का तेल जी। तो 6 महीने यानी 3 ऋतुएं हमने कवर करी। फिर बारिश के बाद 2 महीने आते हैं जहां रुकी हुई गर्मी पड़ती है, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं शरद ऋतु जी। तो शरद ऋतु यानी सर्दी नहीं आती उस समय, सर्दियां आने से पहले के 2 महीने, उस समय रुकी हुई गर्मी पड़ती है। जेठ आषाढ़ में तो गर्मी तो पड़ती है लेकिन लू चलती है, उस समय रुकी हुई गर्मी पड़ती है बारिश के बाद के ये 2 महीने, सर्दी आने से पहले। तो उस समय पित्त का प्रकोप होता है, गर्मी की बीमारियां अधिक होती है, उस समय भी गाय का घी या नारियल का तेल का छौंक लगाना सबसे अच्छा है जी। फिर उसके बाद 4 महीने आते हैं सर्दियों के जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 4 महीनों में इनको हेमंत और शिशिर ऋतु बोलते हैं जी। इन 4 महीनों में मूंगफली भरपूर होती है, मूंगफली से बने उत्पाद इस समय भरपूर होते हैं, तो इस समय छौंक लगाने के लिए बेस्ट है मूंगफली का तेल, और उसकी व्यवस्था नहीं है तो गाय का घी, ये दोनों ही जी। तो ये है सीजन के अनुसार। अगर हम जैविक करते रहें, छौंक हम गलत तेल का लगाते रहे, क्योंकि जो हमारा दाल सब्जी बनेगी उसमें जो असली जायका बनेगा, टेस्ट आएगा, वो 2 ही चीजों से आता है, एक नमक और एक तेल जी। अगर इन दोनों में ही क्वालिटी नहीं है, ये दोनों ही क्वालिटी के नहीं है, तो खाने में जायका, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और नकली चिकनाई आ गई है तो हार्ट के, बीपी के, ब्लॉकेज के रोगी बनने ही वाले हैं जी। जब वजन अधिक बढ़ रहा हो, भारी शरीर हो रहा हो और नकली चिकनाई खा रहे हैं या खाने के साथ ही पानी पी रहे हैं, अच्छी चिकनाई के साथ भी पानी पी रहे हैं, तो वो पाचन ना होकर अंदर ब्लॉकेज बना के बीपी, हार्ट के रोग, इस तरह की समस्याएं ही पैदा करेगी जी। तो तेल कौन सा, किस समय खाएं और क्यों खाएं? देखो, तेल पढ़ा हमने कि भाई एक तेल को 12 महीने नहीं खा सकते, लेकिन एक घी को 12 महीने खाया जा सकता है जी। क्यों? क्योंकि कोई साथी सवाल पूछेगा तब उसका जवाब देंगे। तो आज का हमारा जो 9वां नियम है कि भाई हम भले ही जैविक उगा रहे हों, भले ही हम ठीक बर्तन में बना रहे हैं, टाइमली खा रहे हैं, गर्मा गर्म खा रहे हैं, लेकिन नमक और तेल शुद्ध होने जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं होगा तो सारी मेहनत बेकार जाने वाली है जी। तो अब किसी साथी का आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वैद्य महेंद्र जी ले सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने सभी को बड़े विस्तार से, सभी आज से शुरू से लेकर आज तक जितने भी क्लासें पढ़ी, सभी का विस्तार से, सभी को बारी बारी क्रम वाइज समझाया, और फिर लास्ट में आज तेल के बारे में पूरा विस्तार से समझाया।
तो इसके लिए हम गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भी साथी इसके बारे में अपने कोई विचार रखना चाहता हो तो हम उसका तरतीब वाइज जवाब देंगे और उसकी मनसा, उसकी शंका दूर करेंगे। जो भी साथी सवाल पूछना चाहता है पूछिए। हाँ जी, बोलिए भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा सवाल है जी, जैतून के तेल के बारे में भी कुछ बताएं। जैतून का तेल अभी हमारे जिक्र में तो आया नहीं है, लेकिन महंगा प्रोडक्ट है। आने वाले समय में शायद इसकी चर्चा हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर गुरुजी सुन रहे हैं तो बता भी देंगे जी। जैतून के तेल का उपयोग हम तड़का या छौंक लगाने के लिए नहीं कर सकते जी। उसका उपयोग केवल औषधीय रूप में होता है जी। आप क्या जानना चाह रहे थे? जी, जैतून के तेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत ही बेनिफिट्स बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी आयुर्वेद को मानूंगा। तो जैसा आप कहेंगे जैतून का तेल फिर वैसे ही यूज करेंगे। तो आपकी क्या राय है जी उसके ऊपर? तो आप उसके बारे में किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखो, लोग दही को भी अच्छा मानते हैं, लोग पनीर को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन दोनों क्या है जी, आयुर्वेद के अनुसार ये अभिसंधि है, अग्नि कमजोर करने वाले हैं। हमें अपने हरियाणा पंजाब में बहुत खाते भी है लोग इनको। दोनों दूध की विकृति से बनते हैं। दूध को खराब करके फाड़ के फिर बनाया जाता है जी। प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, वो दूध की विकृति से बनते हैं। अभिसंध है, अग्निमंद करने वाले हैं। तो लोग ताकत के लिए खाते भी है, लेकिन वो रोग कारक है जी, शुगर जैसी बीमारियां पैदा करने वाला है। तो जैतून के बारे में आप जानना क्या चाहते हैं? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, क्या जैतून के तेल का छौंक लगा के खाने में उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। ठीक है जी। एक एक तेल के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। आज का नंबर है सरसों का। फिर हम गाय के घी के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्यों, गाय के दूध के बारे में पढ़ेंगे वो चिकनाई क्यों, नारियल के तेल के बारे में भी पढ़ेंगे। जी, नारियल का तेल जी हमने घर पे छौंक लगाया जी, उसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए जी उसके। बिल्कुल ठीक बताया जी। देखो, आपने इस्तेमाल किया, आपने निकलवाया, घर पे बनाया। लोग क्या है, अभी तक लोग केवल टीवी से अधिक चिपके रहते हैं जी। टीवी में क्या दिखाएंगे? बस नारियल का तेल सिर पे लगाने के लिए है जी। नारियल जब हम पी सकते हैं तो खाने में बहुत ही मजेदार है जी। आप जेठ आषाढ़ के महीने में खाएंगे, खुद का निकलवाया है, भरोसेमंद जगह से निकलवाया हुआ, आत्मा प्रसन्न होगी जी। हाँ जी, हमने जी नारियल लिया, खुद चाकू से काटा और अपनी आंखों के सामने निकलवाया। बिल्कुल जी। जब ऐसा प्रयास करेंगे तो फिर जो शुद्ध चिकनाई की हम बात कर रहे हैं वो ही खा पाएंगे। गलत नहीं जाएगी, गलत जाएगी तो बीमार बनाएगी, खासकर ब्लॉकेज, बीपी और हार्ट के रोग जरूर पैदा करेगी। और शरीर जब चिकनाई अच्छी नहीं होगी तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, सूखी लकड़ी की तरह टूट जाएगा जी। हाँ वैद महेंद्र जी, और किसी साथी का सवाल है तो ले सकते हैं जी। और अपना हाथ उठाइए जिसको और कोई शंका हो, कोई बात पूछनी है तो अपना हाथ उठाइए जी, आपका सवाल लिया जाएगा। हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए सुभाष जी। हाँ जी सुभाष जी। ऐसा नहीं है जी कि हमने जो बताया है वो आंख बंद करके मानना ही है। अगर आपको अटपटा लगा हो कि जी हमारे पूर्वज तो सरसों का ही खाते आ रहे हैं, हम तो बचपन से ही सरसों का खाते आ रहे हैं, सरसों के में क्या बुराई है, तो वो भी सार्थक चर्चा हम करेंगे। वो भी आपका अगर कोई ऐतराज है तो ऐतराज भी रख सकते हैं जी। आपको अटपटा लगा हो कि सरसों का ही खाने के लिए मना कर रहे हैं तो उस पे हम शास्त्रोक्त चर्चा करेंगे जी। तो जरूरी नहीं है कि सहमत होना है आपने। आप
हमारा इतना डिस्कस करने के बाद भी अगर आप असहमत है तो अपने असहमति ही जतानी है जी, क्योंकि आपके अंदर का जो विरोध है या जो सार्थकता हमने इस पे पूरी करनी है वो करेंगे जी। केवल वैसे कहने से नहीं मानना है जी, अपने अंदर की तसल्ली करनी है जी। हाँ जी, सवाल है तो ले जी। हाँ जी, सुभाष मराठा जी आपका हाथ उठाया हुआ है, बोलिए। हाँ। जी मैं ये बोलना चाहूँ था भी जो जैसे अपना आयुर्वेद के हिसाब से अगर कोई चार्ट दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता। कौन सा किस समय में खाना एक ही ऐसे तो कोई तरह ध्यान नहीं रहेगा। भाई जी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, इसको बार बार सुनना, और मेरे ख्याल से तो आने वाले समय में आप 2-4 वीडियो सुनेंगे, आपके तकरीबन बहुत सी बातें याद रहने लग जाएंगी। नहीं देखो, एक तो सारी 1 घंटे की वीडियो सुनना और एक सीधा चार्ट में इन 2 महीने में नारियल का अच्छा रहेगा, इन 2 महीने में सरसों का अच्छा रहेगा, जैसे कोई ऐसा चार्ट बना जाए तो। हाँ जी आप लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं, तो आप लिख लेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। बस 4 महीने ऋतु के हिसाब से बात है घी तेल की, और ऋतु के हिसाब से आप लिख लेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। भैया हम तो वीडियो सुन के नोट्स बनाते हैं, अगर आप पे समय है तो आप नोट्स बना सकते हो। वैद्य सेशन जी आप क्या जवाब देंगे इसके ऊपर? हाँ जी। हाँ वैद्य सेशन जी। हाँ बोलिए सेशन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। माइक बंद है शायद उनका सर। वो बच्ची गलती से हैंड रेज हो गया। आपकी राय जानना चाह रहे हैं जी। जो सुभाष जी का सवाल था उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं सेशन जी। वैसे मैं पेशेंट देखो 2 मिनट के बाद मैं जवाब दूंगा। ठीक है जी, तब तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप गुरुजी मेरा एक ये सवाल है कर सकते हैं। हाँ जी। जो ये घी तेल खाने से जो तात्पर्य है, हमारे आम घरों में तो लोग ज्यादातर अधिकतर लोग सरसों का तेल का छोंक लगाते हैं गुरुजी, तो उसको क्या सरसों का तेल खाना माना जाएगा या इसको छोंक और खाने में ले लेते हैं जी गुरुजी? जैसे रोटी में घी लगा लिया, सब्जी में घी डाल लिया, तो उसको घी खाना बोलेंगे? हाँ अच्छा सवाल है। देखो चिकनाई आप किसी भी रूप में ले रहे हैं विक्की जी, आप घी पी रहे हैं दूध में डाल के रात को सोते समय, जैसे दुबले पतले वात वाले को बोलते हैं, दूध में डाल के पीते हैं, या हम सब्जी में डाल के खाते हैं, या सब्जी में जो छोंक लगता है। सब्जी में छोंक क्यों लगता है विक्की जी? कितना लगता है? हाँ संस्कारित करने के लिए, खाने को और सुपाच्य बनाने के लिए। और खाने में जब देखो पानी में अगर कुछ ड्रॉप, जैसे हम अगर दूध का एग्जांपल ले, दूध में कुछ ड्रॉप दही की डलती है विक्की जी, दूध में कुछ ड्रॉप, तो क्या है उसमें दही वाले गुण आ जाते हैं, वो दूध नहीं रहता जी। और जब हम सब्जी, हाँ, और जब हम सब्जी में छोंक लगाते हैं, कितना कम से कम 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच कुछ इतना तो हम डालते हैं, तो फिर वो उसका जो पूरा प्रभाव है, एक श्लोक और भेजते हैं इसके बारे में। जैसे आयुर्वेद में बोला गया है कि भोजन गर्मा गर्म हो, प्रकृति के अनुसार हो, ऋतु के अनुसार हो और स्निग्ध हो विक्की जी, तो वो स्निग्धता उसमें लाने का काम करता है। तो आप ऊपर से डाल रहे हैं वो भी खाने में है और ये भी खाने में आता है विक्की जी। जी गुरुजी, तो गुरुजी जैसे थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का भी छोंक कोई तो तेल का किसी अन्य का लगा लेता है और उसके साथ बाद में गर्म गर्म भोजन के साथ कटोरी में सब्जी में घी मिला करके, रोटी में घी चिपड़ के ज्यादा मात्रा में खा ले, तो प्रभाव किसका अधिक रहेगा? प्रभाव उसका अधिक रहेगा जिसका छोंक लगा है जी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक संस्कारित वो हुआ है जी। और आपकी दाल में सब्जी में हर एक सेल के अंदर उसके गुण अधिक है विक्की जी। तो वो रम गया है उसके अंदर। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी जड़ी बूटी को एक तो मिक्सी से निकाल दें, एक उसको मोमदस्ते में कूट कूट के बार बार फिर उसका मर्दन करते हैं, या 2-3 भस्में हमने मिलानी हो तो फिर हम उसको मिक्स करते हैं विक्की जी। तो
खरड़ के अंदर जितना मिक्स करेंगे, मर्दन करेंगे, उतना ही उसमें क्वालिटी बढ़ जाती है जी। तो वही ये संस्कारित काम करता है जी। तो जिस भी चीज का हम चौक लगाएंगे उसका ही संस्कार उसमें भोजन में पड़ेगा। उसका ही संस्कार भोजन में पड़ेगा। और ग्रुप में एक थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। ग्रुप में एक फोटो भेजा है सरसों के तेल के गुण। इसको जैविक किसान मंजीत जी एक बार आप पढ़ो, इसको क्या लिखा है इसके बारे में, फिर थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर बाकी साथियों के सवाल लेते हैं। मंजीत जी। देखता हूँ, ग्रुप खोल के देखता हूँ जी एक बार। हाँ जी, यही है ना आपका, लास्ट में आपने भेजा है। हाँ जी, सरसों का तेल आगे लिखा है, सरसों का तेल कटु, उष्ण, तीक्ष्ण। सभी समझे। हाँ पढ़ो जिसके अंदर जो लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है मंजीत जी, सरसों का तेल, आगे इसके गुण लिखे हुए हैं, पढ़ना एक बार। आवाज नहीं आ रही है जी, कोई और साथी पढ़ दो जी। कोई भी एक साथी पढ़ दो जी। आप पढ़ दो जी। अरे था, अच्छा मैं तो खुला था। पढ़ दो जी। पढ़ दो मंजीत जी या कोई भी साथी। गुरु जी मेरे पास आया नहीं है जी। हाँ महेंद्र जी आप पढ़ दो जी। आया नहीं सर मेरे पास। नहीं, ग्रुप में आया हुआ है। महेंद्र जी को तो महेंद्र जी ने तो बहुत बार पढ़ रखा है जी। नए साथियों में से पढ़ दो। वीरेंद्र जी आप पढ़ दो। सर ये ग्रुप से जोड़ दे मुझे भी। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं है जी। चलो मैं पढ़ देता हूँ जी। जुड़ इसके पास मैसेज भेज दो मंजीत जी, अगर इनका नंबर आपके पास हो तो इनको फॉरवर्ड कर दो आप। ठीक है जी। एक मीटिंग सी और है अपनी, मुझे उसमें भी जाना है जी। 8 बजे का नेक्स्ट टाइम था जी, वापिस आऊंगा जी। कोई बात नहीं, इनको मैसेज डाल के फिर चले जाना जी। जी मैं भेज दूंगा इनके पास, अभी भेजता हूँ। और किसी साथी को हिंदी नहीं पढ़नी आती जी? सुभाष जी आप पढ़ेंगे क्या? जी अनुवर्त होंगे जी, उन पढ़ वाले बहुत साफ सुथरी पढ़ते हैं ना वो तो। अनुवृत जी आज नहीं है जी। अच्छा 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 सर, ये मैसेज आ गया सर मेरे पास। आप पढ़ दो जी। सरसों का तेल। सरसों का तेल कटु, उष्ण, तीक्ष्ण होता है। यह कफ, शुक्र तथा वात दोषनाशक है। लघु है, पित्त एवं रक्तवर्धक है। कोट, कुष्ठ रोग, अर्शो रोग, व्रण तथा कृमियों को नष्ट करता है। इसमें कहा गया है जी अष्टांग हृदय में, ये सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में सरसों के तेल के बारे में है कि जो सरसों का तेल है, आयुर्वेद उसके बारे में बोलता है कि सरसों का तेल कटु होता है जी। मतलब आमतौर पे लोग इसको ठंडा मानते हैं जी, लेकिन ये ठंडा नहीं होता, गर्म होता है जी। कटु मतलब जैसा काली मिर्च का स्वभाव होता है जी। ये उष्ण, उष्ण बोलते हैं गर्म को, तीक्ष्ण बोलते हैं तेज तरार जी, तीखा। तो जो सरसों का तेल है कटु, उष्ण, तीक्ष्ण यानी ये गर्म प्रकृति का होता है। यह कफ को ठीक करता है गर्म होने के कारण, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसको वसंत ऋतु के 2 महीनों में खाना है। आगे लिखा है शुक्र तथा वात दोष का नाश करता है। शुक्र है, जो शुक्र धातु है, शुक्राणु है जो, वो ठंडे वातावरण में सुरक्षित रहते हैं।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है शरीर में या गर्म चीज का सेवन करते हैं तो शुक्र और शुक्राणु कमजोर होते हैं जी। भगवान ने भी इस प्रजनन अंग की जो संरचना है वो ऐसे बनाई है कि जो अंडकोश है उसको शरीर से बाहर रखा है जी। इसलिए आयुर्वेद बोलता है कि इतने टाइट या तंग इतने कपड़े ना पहनो जींस जैसे कि वहां इतनी गर्मी हो जाए, तो ये शरीर से बाहर रखे गए हैं, क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। उससे अधिक तापमान अगर शरीर में बढ़ रहा है तो फिर शुक्राणु कमजोर होते हैं, शुक्र का नाश होता है जी। और सरसों का तेल शुक्र नाशक है जी। तो इसको केवल 2 महीने ये और 1 महीने वर्षा ऋतु, केवल इन 3 महीनों में खाया जा सकता है। इससे अधिक खाएंगे तो ये शुक्र और शुक्राणु के लिए अच्छा नहीं है जी। आगे है, ये पित्त को बढ़ाने का काम करता है, रक्त धातु को भी अच्छा करता है जी। फिर इसके कुछ फायदे हैं। फायदे में क्या है, ये इसको कफ को ठीक करता है जी, इसलिए वसंत ऋतु के 2 महीनों में खाना है जी। या जो भारी व्यक्ति है, कफ के मोटापा कम करना है, वो भी इसको रेगुलर खा सकते हैं जब तक मोटापा कम हो जी। उसके बाद फिर ऋतु के अनुसार खाना शुरू कर दें जी। आगे है, ये कुष्ठ रोग को ठीक करता है, बवासीर को ठीक करता है, वरण घाव भरने का काम करता है, कृमि पेट में कीड़े हो तो इनको ठीक करता है। तो सरसों का तेल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसको वसंत ऋतु के 2 महीने या फिर कफ का व्यक्ति जब तक उसका वजन कम करना है, कफ कम करना है, या फिर वर्षा ऋतु के 1 महीने जिन दिनों बादल हो, बारिश छाई हो, केवल इतने समय सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, 12 महीने इसका इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है जी। तो ये थी सरसों के तेल के बारे में जानकारी। अब किसी का कोई सवाल हो, श्री कृष्ण जी ने भी हैंड रेज किया हुआ था, तो सवाल रख सकते हैं जी कोई भी साथी। हाँ जी, जिसने भी सवाल पूछना पूछिए जी। हाँ जी, मंजीत जी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। इस समय वो कौन सा तेल खाना चाहिए? अब तक तो जैसे मूंगफली का तेल खा रहे थे, इस समय वो कौन सा तेल खाना है? ये बसंत ऋतु चल पड़ी है जी, और बसंत ऋतु में सरसों के तेल की बात बोल रखी है जी। सरसों का तेल लेंगे पूरी फरवरी और मार्च सरसों का तेल खाना है जी, अगले 2 महीने फरवरी और मार्च। ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं तो सुभाष जी को बता रहा था कि अपने पास जो कैलेंडर है ना, उसमें रोज का डेली का अपडेट दी हुई है कि आज क्या खाना है, आज क्या नहीं खाना। तो मैंने ग्रुप में वो डाल दिया, अगर चाहे तो मंगवा लेंगे, अपना जैविक कैलेंडर है। कृष्ण जी, एक बार इसमें ये थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, तेल के बारे में जैसे अपन बात कर रहे हैं ऋतु के अनुसार हो, उसमें क्या विचार है श्री कृष्ण जी? नहीं, सही है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा कस्टमर को ध्यान देना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो कि हर कस्टमर अपने बाजार से ही लेना वो है, तो उसको सरसों लेके अपने जो गेट पर जो मशीन आती है ना, उससे निकलवा ले तो वो भी अच्छा है बाजार वाले से। फिर कई किसान क्या करते हैं, कई कस्टमर क्या करते हैं, जैसे अपनी सरसों लेके जाते हैं बाजार में, और जो बाजार में एक्सपेलर लगे होते हैं वो क्या वो करते हैं कि वो सरसों ले लेते हैं और उसका तीसरे हिस्से का यानी कि 1 क्विंटल सरसों का 33 kg तेल दे देते हैं, लीटर तेल दे देते हैं। वो नहीं लेना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि कोई भी चीज हमें अगर आयुर्वेद के हिसाब से और स्वस्थ रहने, आज के दिन पूरा बाजार जहर का भरा हुआ है। लोगों को पैसे से मतलब है, किसी की जान जाए या कुछ भी जाए, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज का भी। तो ये बाजार है ना, यही मतलब एक बड़ा वो हो गया। इसके लिए तो अपने को घर पर ही तैयार करवाने में अच्छा है। किसान से सीधी सरसों लो, उसको अपने एक्सपेलर वाले घर घर घूमते हैं, हमारे गांव में तो आते हैं, तो अपने घर के सामने निकलवा लो, तो वो बेस्ट है। हमें ये भी पता है कि हमारे महीने में या 12 महीने में कितना तेल लगेगा, उतना तेल निकलवा के रख लो। ये खराब तो होता नहीं है कि 12 महीने खराब हो जाएगा, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा, जैसे मान लो अपने को तिल का चाहिए, क्योंकि एक चीज तिल का तेल का ये 3-3 महीने का बनाया हुआ सिस्टम है, तो
उसमें अपने अपने अलग अलग जो मूंगफली है, तिल है, दूसरे भी तेल और भी कई चीजों को है, जो तुम अलग अलग निकलवा के रखना तो बेस्ट है। यही कहना था जी मेरा तो। जिसमें क्रॉस नहीं है, पूरा सेम है चीज, जैसे आपकी है ना उसका आयुर्वेद से है वैसे है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस वो बोल रहे थे सेशन जी एक बार चेक कर लियो, वहां 12 महीने सरसों का खाने के लिए तो नहीं बोल रखा। नहीं वो हमारा क्या है, एक मिनट सेशन जी माइक बंद करिए, अब क्या उल्टी आवाज आ रही है। क्या है कि हमारा जो भी मतलब जितना भी है ना, ये पूरा शोध करके ही कैलेंडर बनाया गया है। इसके अंदर सब्जियों तक भी बताया गया है कि आज कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी नहीं खानी। हर चीज का पूरा मतलब विश्लेषण करके उसके बाद में ये लगभग 5 साल से हम छपवा रहे हैं, और इसका खर्चा भी हमारा अच्छा आता है, क्योंकि छोटा प्रोडक्शन करवाना होता है। जब इसमें ये मानो कि हमारे 16 आचार्यों बैठ के इसको पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद में जितने भी मतलब अपने आयुर्वेद ग्रंथ हैं, इनसे भी सारा निकाल के निचोड़ करके उसके बाद में इसको छपाया जाता है। इसके ऊपर कृषि, खान पान, रहन सहन, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण जी। और कुछ भी अगर आपको त्रुटि लगे, आप पढ़ो इसमें, देखो तो हमें आगे मार्गदर्शन करना, उसके अंदर संशोधन करेंगे। है तो हम भी इंसान है, भगवान तो है नहीं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ वैद महेंद्र जी, और किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। हाँ जी, कोई और अपना हाथ उठाइए जी, कोई और साथी सवाल पूछना चाहता हो। किसी का कोई सवाल हो, सुझाव हो, कोई अनुभव हो, तो किसी भी तरह का विचार आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं जी। वैद सेशन जी, अब आप अपना वक्तव्य रखें जी। वैद जी, जो प्रश्न था वो लगभग क्लियर हो गया होगा सुभाष भाई का, क्योंकि गुरु ताराचंद बेल जी बड़ा प्रयास करत है इस कार्य में। उन्होंने पूरा का शोध के साथ में पिछले 2 साल से मैं भी कैलेंडर को फॉलो करा, हर महीने हर दिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो उन्होंने बढ़ा रखा है, वो हम हर साल मंगवाते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो आपने जो बताया वो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर किसी साथी को फिर भी कोई समस्या लगती है तो अपना प्रश्न रखे, और नहीं तो आगे क्लास बढ़ाए। और आज की जो जानकारी थी ना, वो एक बहुत बड़े लेवल की जानकारी थी, लेकिन छोटा काम बड़ी उपलब्धि है ना जो इस कार्य में है, कि हम देखने में कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में बहुत लंबा जाके आता है। एकदम से नहीं तो दिखाई दे रहा, एकदम से नहीं वो महसूस कर पाओगे हम, क्योंकि वो एकदम नहीं दिखाई देगा हमारे को भाई इस पे खाने से होगा। हाँ, लेकिन धीरे 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 जो भाई साहब का प्रश्न था, शायद लठवाल साहब का, आज वो मिल भी गया होगा, क्योंकि हम 12 मास सरसों खाते हैं और इस प्रकार से खाते हैं। तो हम, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी ग्रुप के साथियों से, भैया देखो इस ग्रुप में है ना, हमने सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित बात रख रखी है। कुछ साथी कुछ राम राम, कुछ किसी का भजन, किसी का कुछ इस प्रकार का डालते हैं। आप स्वास्थ्य संबंधित वीडियो डालो, और वैद्य जी अगर सभी की सहमति हो ना तो इस ग्रुप में उन्हीं को रखो जो क्लास मारे। आप 1-2 वार्निंग देके, ताकि फिर डिस्टर्ब ना हो कि ना हम इस ग्रुप को आगे बढ़ा सके। जैसे आज मंजीत जी ने कल डाला था, इसको जोड़ो, इच्छुक आदमी को रखेंगे ना तो कार्य भी अच्छा होगा और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि ये ग्रुप हमने बिजनेस के लिए नहीं करा है, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ समाज में बदलाव के लिए किया है। और समाज में बदलाव इस प्रकार से है तक भाई हम अपने विचार रख रहे हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई हाँ ठीक है आप कर रहे हो, आप क्लास में तो आओ ना, मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप क्लास में आओ, जवाब दो, जवाब सुनो। एक कुछ साथी ने जिसका वो बना लिया बिल्कुल बिजनेस बना लिया, वो अपने प्राकृतिक है या वो ना है, चलो हम क्यों का प्रश्न नहीं कर दिए, लेकिन
लेकिन वो इस क्लास में तो दिखाई नहीं दे रही हमारे को। उनको देखो मंच और मिल गया कि भाई यहाँ से और आपको बिजनेस आएगा। बिजनेस ना करके ना हमने यहाँ पर अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का उत्थान के लिए काम करना है, ना कि अगर किसी साथ वो करवा लगे तो भाई बेशक के भले लेफ्ट हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर के लिए, समाज के लिए और उसके लिए उत्थान के लिए है, ना कि ये इस बात का नहीं है मैं प्राकृतिक कर रहा हूँ, इस बात का थोड़ा ना प्राकृतिक है तो प्रोडक्ट डालता रहूंगा, लेकिन मीटिंग में आना, विचार रखना, ये तो हमारे को क्लियर दर्शाना है। इसका ग्रुप का महत्व क्या है? ग्रुप का महत्व तो ये है कि समाज में हम बगैर दवाई के कैसे जिए, समाज में आने वाली कुरीतियों को कैसे रोकें, इसके ऊपर हमने विचार रखा था। वैद्य जी ने सहमति करी थी। वैद्य जी बहुत बढ़िया तरीके से लगन के साथ वो एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा, हमने 1 साल हो गया पढ़ते ने, आज तक नहीं बताई वैद्य ने, आज अलग से निकाल के लेकर आए हैं। खजाना है जिसका लूटा जा लूटो, और वही समय है, समय रहते रहते सब संभलेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा अच्छा भी होगा, आने वाली फसल और नस्ल और पीढ़ी बचेंगे। तो आप जितना भी हो सके ना उन साथियों को जोड़ो जो इस प्रकार की जो कोई भी डालता है। कोई तो साथी देखते हैं भैया शनिवार है, फलाना वार है, उसकी वो मूर्ति ही वो डाल दे, उसको लेफ्ट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए है भाई हम कैसे बढ़ावे। और मास्टर महेंद्र जी प्रश्न था आपका भाई हम इसको कैसे लेके जाए। देखो आज आप 9 क्लास कर चुके हैं, 9 क्लास में अगर आपका की बात सुनने से एक व्यक्ति का भी बदलाव आ गया तो आपने अपने जीवन का कुछ न कुछ अंश पुण्यदान में कर दिया। अगर आपके कहने से एक आदमी की भी जिंदगी सुधरती है तो बहुत बड़ा कार्य है। और इसके बीच में कई हैं, जैसे श्री कृष्ण जी, ये तो पहले से ही है, मंजीत जी हैं, उन्होंने बताया, शायद अभी उनकी धर्मपत्नी बोल रही थी, तो उस देवी का मैं फिर बार बार स्वागत करता हूँ, ताकि जितनी भी महिला है ना वो आए और अपना विचार भी रखें और इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य करने के लिए तो उत्साहित होना चाहिए आदमी, अपने सारे काम छोड़कर करना चाहिए। भाई आज तो क्लास है, आज तो सारे क्लास कार्य बंद करके हम शाम को क्लास के लिए बिल्कुल जो जरूर से जरूर रहेंगे, और वो भी समाज के लिए है और आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो मैं ये कहूंगा कि छोटी छोटी जानकारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको छोटा ना मान के इसको बड़ा माने, और इसका रिजल्ट तब मिलेगा जब आप फॉलो करोगे। देखो साथियों, अगर आप सुन के चले गए तो कोई फायदा नहीं, सुन के अगर आपने फॉलो करा, रिजल्ट नहीं आया तो हम जवाब देंगे और वैद्य जी से भी जवाब लेंगे, जी हमने ये कार्य करा, जैसे मंजीत जी ने बदलाव करा रिजल्ट आया, और साथी भी हो सके किसी का ना बदलाव करने से भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर उसको ऊपर पर्सन बनता है और उसका कार्य पर काम करना पड़ेगा। हमारी सारी पूरी टीम को करना पड़ेगा। वैद्य नरेंद्र लाला जी के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा भाई आप इसमें ना कि सुनकर नहीं, अपना टाइम खराब करके नहीं, आप अपने घर में फॉलो करो, किसी ढंग से करो, रिक्वेस्ट करके करो, गुस्से में करो, जैसे तैसे करके आप उसने फॉलो करके अगले संडे तक तैयारी करो। वैद्य जी मैंने ये खाना बदला था, इसमें ये परिवर्तन है, ये नहीं आया, तो क्या आपकी बात सार्थक है कि निरर्थक है? तो रिजल्ट तब मिलेगा, भला तब होगा, ना कि एक समय सुनने के बाद हमने सुन लिया, क्लास को खाकर बंद कर दिया, 1 घंटा बड़ा मजा आया, वैद्य जी ने बहुत बढ़िया बताई, शास्त्रीय बात बता रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा आप इसको फॉलो करो, जीवन में उतारो। छोटी ही बात होती है, बदल के देखो एक बार, आप अपने चेंज करके देखो, चेंजिंग में पता चलेगा कि वहां भाई रिजल्ट है कि नहीं है। और वैद्य जी बहुत अच्छा आपने आज सुझाव दिया। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न लो, तो यही था। सेशन जी आपका सुझाव बड़ा अच्छा है। जो साथी क्लास में आएंगे उनको ही ग्रुप में रखेंगे। एक तो ये सुबह शाम गुड मॉर्निंग इवनिंग और ये तरह तरह के मैसेज भेजने वाली जो संख्या है वो घट जाएगी। जो सीरियस होंगे, जो जागरूक होंगे, जो अपने को अपनी पीढ़ी को बदलना चाहते हैं, उसके प्रति चिंतित है, उनको ही हम ग्रुप में रखें और बाकी सभी को हटा दीजिए। ये बिल्कुल ठीक सुझाव है जी, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, हमने बिल्कुल खुला रखा है भाई, कोई भी साथी आओ ग्रुप में तो है इतना, वहां सब कुछ डालते भी चले जा रहे हैं।
आप देखो कि हमने सेशन जी आज तक कभी वहां कोई प्रचार नहीं किया है, हम सब में से किसी ने भी, ना मैंने, ना मास्टर महेंद्र जी ने, ना आप लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये है ये ले लो, या हमारे पास इलाज है ये ले लो। अपन ने केवल भाई वहां से लोग यहाँ जुड़े, चर्चा करें, फिर वो आगे चर्चा करें, एक दूसरे तक केवल करना क्या है जी, कुछ लग तो नहीं रहा है, अपनी छोटी छोटी आदतें ही बदलनी है बस। सेशन जी। हाँ जी, आपकी भी राय अच्छी है जी, ये बहुत अच्छी राय है जी, हम स्वागत करते हैं जी, जैसा ठीक ऐसा करें जी। महेंद्र जी, ये बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। फ्री में कोई चीज देता है ना तो वो स्वीकार नहीं समाज में। हाँ जी बिल्कुल। समाज को इस ओर मोड़ दिया कि उसको कोई फ्री की चीज, यहाँ पर आप अच्छे एडवर्टाइज करते, अच्छे प्रोडक्ट लाकर रखते, भाई ये सामान लो, इससे ये इलाज होगा ये इलाज होगा, तो लोग खुश थे। अभी लोगों को ये नहीं पता, यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरे पास 155 ग्रुप है और मैंने हरियाणा के ग्रुपों में सबसे बड़ी समस्या मिली है मेरे को। सेशन भाई को पता है, मैंने इतने लोगों को डिलीट किया, निकाल के फोन के ऊपर सीधी लड़ाई भी हुई हमारी कि हमको क्यों निकाल दिया तुमने, लेकिन करना पड़ता है। और भारत के मतलब सभी राज्यों के ग्रुप है मेरे पास, किसी भी राज्य दूसरे राज्य से मेरे को ऐसी नौबत नहीं आई कि उन लोगों को मुझे कुछ बोलना पड़ा। तो जो इच्छुक आदमी है ना वही रुकेगा। ठीक है, जो भी आपकी बार कोई उसको एक बार चैलेंज दे दो कि भैया अगली बार डालोगे तो हम रिमूव करेंगे, उसको ये मत बोलो कि आउट हो जाओ, उसको ये बोलो कि हम खुद अपने हाथ से रिमूव करेंगे, तब लोग समझेंगे। अब वो लोग जो दिल्ली के ग्रुप में कुछ डालते हैं, वो एक दिन भी मीटिंग में आए हो तो बता दो आप। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। चलो हमने इतना समय दे दिया, चलो गनीमत है ये नहीं, लेकिन और विरोध होना चाहिए। जिस जो भी कोई भी है किसी के प्रति अगर कुछ भी बोलता है तो उसको पूरे ग्रुप में एडमिन को तो खास करके इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि भैया क्या बात है। कई बार क्या होता है कि मान लो सेशन भाई ने एक बार गुड़का डाला था, दूसरे ने बोला महंगा ज्यादा है, जबकि सेशन भाई ने उसमें रेट ही नहीं डाला था, तो उसको महंगा लगा तो मत खरीद भाई तुम। ठीक है जी, बात। जो जिसको अच्छा लगेगा वो खरीदेगा, जिसको सही चीज मिलेगी वो खरीदेगा। कोई इस चीज के ऊपर मैं तो पहले भी बोला था, वही बात आ जाएगी कि प्रोसेसर क्या होता है। अब हमें पता है, हमने मतलब कई जगह पर, महेंद्र जी आपको बता दूं, हमारे पास कच्ची घानी के कुंड भी लगे हुए हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा। हमारे पास स्लो स्पीड का पूरा कारखाना भी लगा हुआ है, 1 करोड़ में स्थापित हुआ है, अभी चालू होगा। उसका उद्घाटन अगले महीने कर रहे हैं कोटपुतली में। अच्छा जी, बहुत मेरे भाई के लड़के को तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे गांव में ही, स्लो स्पीड का, वो भी मैं चालू करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा लोन वोन का भी अभी बातचीत चल रही है हमारी, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो हम वो भी प्रोसेसर चालू करना चाहते हैं। तो लेकिन जो करेगा उसको पता है भाई प्रोसेसर क्या है, कितना खर्चा आता है, कितने, तो लोग वही लेंगे जिनको सेहत चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सर आपका, हाँ जी, आपका कहाँ का है जी सर, दिमाग में नहीं रहा जी, कहाँ से? जैसे आप सेशन जी के आसपास नहीं है ना? नहीं, मैं सेशन जी के पास नहीं हूँ, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, अपना भिगवा मंडी सुना हो, लोहारू सुना हो आपने? हाँ जी, सुना जी। हाँ, वहाँ मेरा गांव गुडेड़ा है जी। ठीक है जी, ठीक है। तो हमें मतलब इसीलिए धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाने। सुधीवास में मेरे राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पड़ा गांव है, तो वहां पर कच्ची घानी का कुंड लगवा रखा है। वहां पर अपना सरसों का तेल, तिल का तेल, अपने इसका नारियल का तेल, मूंगफली का तेल हम वहां निकलवाते हैं और कस्टमर को सीधा ऑनलाइन भेजते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रेट नहीं कस्टम करूंगा, क्योंकि मैं बिक्री करने के लिए नहीं आया हूँ। जिसको चाहिएगा वो सीधी बात कर लेगा, आपसे बात करेगा जी, बिल्कुल ठीक है बात। हाँ जी, जो भी अपने पास सारी चीजें हैं भगवान की दया। तो मेरे पास खुद के पास नहीं, लेकिन मेरे जो फील्ड में है ना, हम एक दूसरे को, एक आदमी एक चीज सारी चीजें नहीं बना सकता। ठीक है जी, बात। किसी को जो इच्छा होती है, मेहनत करना चाहता है, जो लड़का है, मेरे भाई का लड़का है, वो बोल रहा था अंकल जी मेरा करवा दो, तो मैंने उसके लिए बातचीत चला रखी। 1 महीना हो गया मैं लगा हुआ हूँ, तो अभी मेरे गाँव में ही स्थापित करूंगा मैं एक। वाह जी वाह, स्वागत है जी आपका। और आप तो बड़े हिम्मत वाले, साहस वाले हो, जो इतना बड़ा विस्तार लेके चले हुए हो।
तो ऐसे साथी तो हमने भी आपकी गाइडेंस में बिल्कुल। देखो हमें ये पता है कि भाई अब सेशन के पास गन्ना है, हमें पता है सेशन के पास कितना गन्ना है, कितना गुड़ बनेगा। हम खुद भी मतलब किसान सुबह से बात करते हैं कि भैया उसके पास इतना गुड़ है, अभी ले सकते हो, बाद में नहीं मिलेगा ना। उस किसान के पास ये चीजें हमारे नॉलेज में है, हम उन किसानों को एड्रेस देते हैं, सीधा मंगवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो किसान के खाते में पैसे डाल, वहां से उठवा वही बात। हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है जी। 5-6 क्लासें आपकी अटेंड कर चुका हूँ, 1-2 क्लास में नहीं आ पाया, थोड़ी पर्सनल काम हो गए थे। तो पहले मैं खाना की बना के कुकर में बनाते थे हम, और चलता रहता था। लेकिन जब से आपकी मीटिंग हमने ज्वाइन करके इस पे काम किया है, तो अब खाना कढ़ाई में बनता है जी और चूल्हे पे बनता है, उतना ही टाइम लगता है और अच्छा भी लग रहा है जी। और कई बार खाना क्या है बना के रहते थे, वो सारा दिन खाते रहते थे, वो एक ही टाइम बनाते उसी टाइम खा के मतलब समाप्त कर लेते हैं जी। ये मैंने 2 चीज अपनी हमने करके देखी है जी। और दूसरी एक और बात है, अपनी जो हमारी घरवाली है, हमारी पत्नी जी है, वो भी अब इस मीटिंग में लगातार रहती है जी। ये थोड़ा बदलाव आया जी हमारे उसमें, आपकी ये सुनकर स्वागत है भैया उसका भी, मैडम जी का। और आपने बहुत अच्छा करा, आप भी आए, आपके साथी भी आए, आपकी धर्मपत्नी भी आई, इसके लिए वो बार बार स्वागत है। और प्रयास रहेगा कि हर साथी अपने साथ जोड़ के चले, जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मलिक साहब, परिवर्तन क्या देखने को मिला आपने? परिवर्तन तो जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम पहले भी जैसे हम खेती तो कर ही रहे हैं, अपन सब मिलके अपनी अपनी, और अब धीरे धीरे खाने पीने की जो थोड़ी बहुत दिक्कतें दूर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो हमें पता नहीं था वो आपके माध्यम से पता लगता जा रहा है जी, और अब तो अच्छा ही हो जाएगा। कोई एक परिवर्तन जो ऐसा लगा हो इसमें मेरे को फायदा हुआ, घर में धर्मपत्नी का बच्चा गए आपके? अरे सबके फायदा ही हो रहा है जी, खाने पीने के आते सुधार जा रहे हैं दिन ब दिन, तो फायदा ही फायदा है जी। और डॉक्टर से दूर हो जाएंगे, उतना अच्छा है। लखवाल साहब देखो, ये आपके बीच का बंदा है, इसने फायदा कर लिया 4 क्लास 5 क्लास के बाद। आप अपना फायदे की सोचो, ना कि इलाज की सोचो। जब फायदा होगा ना तो अपने आप होगा, बगैर दवाई की ठीक होते चले जाओगे। तो नाना साहब आगे कार्रवाई करो।